वाशिंगटन में कैपिटल हिल में हुआ जो सजाएं दी गई हैं, अगर वो जायज हैं, हमारे शहीदों के बेहरमती के नतीजे में सजाएं मिलती हैं, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इस वक्त फौज किसी सियासत में उनकी कोई मुदाखलत नहीं है। मुकदमा सास के खिलाफ हो और दामाद ये मुकदमा सुन रहा हो, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। तहरीक इंसाफ से मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं और ये मेरे तमाम साथी पीटीआई पौधों से दस्तबरदार होते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे साथ अब नहीं चल सकता। तुम्हारे लोग गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान ने कहा था कि 9 मई के हमले करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की कार्रवाई रोक दी, लेकिन उन्हें भी ये कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ उन्हें नोटिस तो दिया जाता। मरियम नवाज़ साहिबा ने तो विहाड़ी में खड़े होकर दबंग कह दिया कि सास का मुकदमा हो तो दामाद कैसे सुन सकता है। हुकूमत के एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत कायम करदा इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई रोके जाने पर यह तासुर और तकवीयत पहुँच रही है इस तासुर को कि हुकूमत और अदलिया फिर मुतसादिम है। आज भी पीटीआई छोड़ने वालों का एक रश लग रहा। अब तो डर लग रहा है कि कहीं छोड़ने वालों की धक्कम पेल ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की सुर्ख कुर्सी नज़र आती है तो पीटीआई वालों को ख़तरा पैदा हो जाता है कि कहीं और कोई बंदा नहीं जा रहा हो। लेकिन माजी में वो भी बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि आज 1 विकेट गिर गई या 2 विकेटें गिर गईं, बल्कि ख़ुद इमरान खान कहा करते थे कि 1 बॉल से मैं 3-3 विकेटें गिराऊंगा। हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। इंतहाई अहम मेहमान मेरे रूबरू हैं, जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा पिलदैत, और जनाब आरिफ चौधरी साहब, साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। पाशा साहब, ये जो आज तहकीकाती कमीशन की कार्रवाई रोकी गई, कल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रोकी थी, आज उस कमीशन के सरबरा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी रोक दी। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हट के सवाल करना चाहता हूँ आपसे। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अमरीकी कांग्रेस पर जब अटैक हुआ तो उसके सरगुना को या दीगर जो लोग मुलव्वस थे उनको तो आपने सज़ा दी, लेकिन हमें 9 मई वालों को जब हम सज़ा देना चाहते हैं तो आप आवाज़ें क्यों बुलंद कर रहे हैं? ये कोई पैरेलल है इस दोनों सूरत हाल में? देखें, अमेरिका अपने तमाम मामलात को और ऐसे दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ जो इस तरह की सूरत हाल करता है तो उसको अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह के वो ये जस्टिफाई करते हैं कि ये तो हमारी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया के किसी कोने में जहां भी कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी या कोई इस किस्म के वाकयात होंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको अपना भी जरूर देखना चाहिए। कुछ मामलात में हमने ये देखा है, मसलन अभी तक आफशा सदीकी का देख लें किस तरीके से वो उनको रखा हुआ है और कितना अरसा गुआंतानामो बे में उन्होंने लोगों को रखा और मावराए आइन मावराए कानून उनके ट्रायल भी हुए, उनको सजाएं भी हुई, ये सारी चीजें। लेकिन चूंकि दुनिया के कमजोर ममालिक हैं और हमारा मुल्क तो उनके मुकाबले में बहुत ही कमजोर है जो शायद इस तरह की आवाज बुलंद नहीं कर सकता, लेकिन चंद इंडिविजुअल जरूर ये आवाजें बुलंद करते रहे हैं। गो के हुकूमतों ने कोई ऐसा रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन इंडिविजुअल्स, आप जैसे लोग, मीडिया के लोग, वकला और सिविल सोसाइटी के लोग इन ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। पाशा साहब, उधर उसी कैपिटल हिल अटैक में उधर कोई 70-80 वेटरन्स को भी ट्राई किया जा रहा है, ये भी कोई पैरेलल बनता है? देखिए, वो उनका अपना, हम उनके कभी आज तक दखल अंदाजी नहीं की। अगर आज हमारा मुल्क जला है, आज हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, 9 मई को कोई शक नहीं है कि दहशत गर्दी हुई है
और उसमें मुलव्वस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे गुनाहगार हैं, कोई बेगुनाह भी पकड़े गए होंगे जिनकी लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रैश आउट होना चाहिए, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको रिहा कर देना चाहिए। लेकिन उनको ये हक नहीं पहुंचता कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें किसी हवाले से भी। हमारे मुल्क का अपना कानून है, हमारे मुल्क का अपना आइन है, और हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अगर हम वो मुदाखलत का आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी भी मुल्क को मुदाखलत का हक हासिल नहीं है। आरिफ चौधरी साहब, यही नुक्ता आपके पास कि किसी मुल्क को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है, लेकिन वहाँ कांग्रेस वाले ख़त लिख रहे हैं, 60-70 लोगों ने ख़त लिखा। आज भी शीला जैक्सन ली की स्टेटमेंट आई हुई थी, दूसरे कांग्रेसमैन बोल रहे हैं। तो क्या फिर ये तरीका पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने की तरफ जा रहा है? मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका जो सवाल था वो, उसमें मुझे ये बात कहीं नज़र नहीं आई, कहीं सुनाई नहीं दी कि आपने ये कहा हो कि जी वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। बात ये है, इस वक्त दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस वाक़े को हम उसी तरह जो हुकूमत का और पीडीएम का मौक़िफ़ है उसी तरह मान लें और इसे सैक्रोसेंट ट्रूथ समझ के बिल्कुल ये तय कर ले कि जनाब पीटीआई एक दहशतगर्द तंजीम है, पीटीआई ने ये सारा कुछ किया है, और उसके बाद सब लोगों को रियलाइजेशन हो रही है और वो जनाब सारे पीटीआई छोड़ रहे हैं। और जो कुछ इस वक्त मरियम नवाज कह रही है और जिस तरह वो धमकियां दे रहे हैं, फजल रहमान साहब जो जज साहब चीफ जस्टिस को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 2-3 जज ना रहे, ये उड़ा दिए जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी बातें अगर हम इस तरह तस्लीम कर लें तो फिर यकीनन हम बड़े मुहिब्बे वतन हैं, और ऐसी हुब्बुल वतनी के लिए बुनियादी तौर पर ये एक ही बात है जो किसी ने कहा था कि बालगो स्कूले आके सबर शुक्र चोली पा के रट्टे उत्ते कोटा ला के एहो सबक पढ़ी चलो, अलफ नाल अमन अमन, चे नाल चुप चुप, जीम नाल जिन जिन, पे नाल परी परी। लेकिन अगर अक्ल सलीम हमारा साथ देती है, और स्पेशली वकील होते हुए हमें यकीनन देखना पड़ेगा कि किस तरह के सरकमस्टांसेस थे इससे पहले कि जिन हालात में ये वाक़यात हुए, और क्या उन वाक़यात को बतौर वकील के कानून के एक तालिब इल्म के मैं बिल्कुल इसी तरह तस्लीम कर लूँ कि ये जो जिस तरह पीडीएम का मौक़िफ़ है, या मैं बिल्कुल इसके इस पहलू के ऊपर भी चाहूँ और मुतालबा करूं कि जनाब तफ्तीश होनी चाहिए कि इसका बेनिफिशरी कौन है और कौन ये कोशिश कर रहा था कि ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि जिसके नतीजे में इन पर पाबंदी लगाई जाए। और उस पाबंदी के लिए दरमियान में जो उनकी हुकूमतें मौजूद थी वो बिल्कुल खामोश थी और उन्होंने तमाम रास्ते फराहम किए, और फिर उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वर्दियों में भी मतलब मलबूस थे और वो वहाँ तोड़ फोड़ भी कर रहे थे और लोगों को वो उकसा भी रहे थे। तो दोनों पहलुओं की तहकीक के बाद ये जज साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, लेकिन चूंकि 9 मई के बाद ये बातें बहुत डिस्कस हो गई तो मैं तो इसलिए अगली बात पे आ रहा था। इधर रुकिएगा, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। अहमद बिलाल महबूब साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर का हवाला दिया आरिफ चौधरी साहब ने, एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब और परवेज़ इलाही की ऑडियो आई थी। अब मरियम नवाज कह रही हैं कि मुकदमा भी आप पर हो और आप भी बेंच पर बैठ जाएं। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि सास का मुकदमा हो तो दामाद उसको सुने। क्या ये भी इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है? फिर देखिए, काम शहरी की हैसियत से मेरे लिए ये बात प्रेफरेबल होती अगर चीफ जस्टिस साहब इस बेंच में ना बैठे होते, क्योंकि वाकई एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल तो है, लेकिन हमारी अदलिया की रिवायात ये है कि इसका फैसला जज साहब खुद करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्हें रिक्यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पे कोई बंदिश नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चूँकि ये केस वाकई उनके, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के और सुपीरियर जुडिशरी के जो रूल्स हैं उनमें भी ये बात लिखी हुई है कि जब आपके किसी करीबी रिश्तेदार का या किसी दोस्त का, किसी जानने वाले का मुकदमा हो तो आपको वो नहीं सुनना चाहिए। ये एक रूल नंबर मुझे भूल गया, लेकिन ये रूल में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में उस रूल के मुताबिक भी
और वैसे भी एक नेचुरल जस्टिस के असूल के मुताबिक भी मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि चीफ जस्टिस साहब अगर खुद इस बेंच की सरबराही ना फरमाते तो ज़्यादा बेहतर होता। ज़्यादा बेहतर होता। इधर रुकिएगा, मैं नाजरीन ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अहमद बिलाल महबूब साहब से ही मेरा सवाल होगा कि ये जो पार्लियामेंट के पास करदा कानून के तहत यही इंक्वायरी कमीशन बना है, अब इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रोक दिया तो आज आपने हेडलाइन देखी होंगी, बड़े अखबारों ने लिखा कि अदलिया और पार्लियामेंट फिर आपस में मुतसादम हो गए। आप क्या सोचते हैं? मैं नाजरीन ब्रेक के बाद ये क्वेश्चन उनके सामने रखूँगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, इंक्वायरी कमीशन एक्ट का नाम ही यही है कि पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया है, उसके तहत ये तहकीकाती कमीशन बना और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी आज कह रहे थे कि कानून है। अगर पार्लियामेंट के कानून के तहत एक कमीशन बनता है और फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया उसकी कार्रवाई को रोक देती है और आज अखबारात लिख रहे हैं कि ये फिर अदलिया और पार्लियामेंट आपस में मुतसादिम हो गए, आपको क्या नज़र आता है? पराचा साहब, ये पार्लियामेंट ने कानून तो पास किया है लेकिन ये पार्लियामेंट का कानून नहीं है, ये हमारे मुल्क का कानून है। तो ये कानून एक एक्सेप्टेड नाम है जी कि ये इस कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब से पूछना ज़रूरी नहीं था। अगरचे ये अच्छी रिवायत होती कि चीफ जस्टिस से पूछ लिया जाता, लेकिन शायद इसलिए नहीं पूछा कि ये चीफ जस्टिस से चूंकि मुताल्लिक बात है लिहाजा उनसे नहीं पूछा। तो मेरे ख्याल में पूछना ज़रूरी नहीं था और ये कमीशन का बनना कानून के तो मुताबिक था। लेकिन दो एक चीज़ें और भी हैं पराचा साहब, इसमें मेरी ज़ाती राय में एक आम शहरी की हैसियत से मैं समझता हूँ कि चूंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला अल्टीमेटली जाएगा, तो अगर ये ऑनरेबल काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस कमीशन की सरबराही कर रहे होंगे और इसके फाइंडिंग्स उस जगह जाएंगे, तो फिर क्या काजी फ़ायज़ ईसा साहब पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस आज़ाद तरीके से बैठ सकेंगे जिस तरीके से उन्हें बैठना चाहिए? क्योंकि यहाँ वो एक फाइंडिंग दे के एक कमिट कर चुके होंगे अपने आप को एक फैसले से, तो अब उनकी राय एक बन गई होगी। तो अब क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेंगे तो क्या वो मुनासिब होगा? तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि वो तमाम जज साहबान, मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे जज साहबान उसके मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, इसलिए उनका शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यानी आप समझ रहे हैं कि आर्टिकल 209 के तहत इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था। यही तो कल मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एतराज़ात उठाए थे जब स्टे दिया था इस कार्रवाई के खिलाफ। अल्टीमेटली तो वहीं जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि अगर इस कमीशन की फाइंडिंग्स खाली कमीशन की फाइंडिंग्स तो नहीं होंगी। वज़ीर दाखिला ये कह चुके हैं कि इसकी बुनियाद पे हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। तो मेरा कहना यह था कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का इस कमीशन को हेड करना, उनकी पोजीशन को एज ए मेंबर ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसको ये अफेक्ट करता एडवर्सली। तो इसलिए इसके अंदर कुछ दो एक तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इस कमीशन के बारे में मुझे ग्रे एरिया में लगती हैं। तो अगरचे कानून है, बिल्कुल ये सही है, कानून के मुताबिक वो सही था, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक भी ठीक नहीं था। तो काजी साहब की पोजीशन भी प्रेजुडिस हो सकती थी, इसलिए भी ये कमज़ोरी थी मेरे ख्याल में इस कमीशन के अंदर। पाशा साहब ये फरमाइए, आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक हमें नोटिस दिया जाना चाहिए था, उसके बाद जो भी कार्रवाई होती, ऑडियो लीक्स की कार्रवाई नोटिस दिए बगैर रोक दी गई। ये कहाँ तक जस्टिफाइड ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल, इसमें बड़ा सब्सटेंस है और ये काजी साहब का ऑब्जेक्शन अपनी जगह पे पूरी एक कुव्वत रखता है। अभी हाल ही में माजी करीब में एक केस आया था जी। पाकिस्तान बार काउंसिल के पास, कोई सुप्रीम कोर्ट बार के आपस में दो धड़े आपस में लड़ पड़े और एक ने अपील की हमारे पास और हमने एक ऑर्डर जारी किया, नोटिस इशू किए, दूसरी पार्टी नहीं आई, उस पे हमने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर दिया और वो पार्टी एग्रीड पार्टी चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ पे 3 रुकनी बेंच बना और उसमें फिर हमें नोटिस हुआ, हम भी गए। तो पहला क्वेश्चन उनका ये था कि आपने इनको सुने बगैर क्यों रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया।
हमने ये अर्ज किया कि हजूर हमने इनको नोटिस दिया, नोटिस इनकी तामील हो गई और इनके वकील भी पेश हुए, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की, लेकिन वो पेश हुए जरूर। ये नहीं कह सकते कि हमें इल्म नहीं था। तो हमने ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया। बात वही आर्टिकल 10A की भी आई, ये भी आई डिस्कशन की। ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अभी 2 हफ्ते पहले इस केस की हेयरिंग हुई थी। तो ये रूल्स में, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बिल्कुल ये मौजूद है कि नोटिस देना चाहिए, और खास तौर पे इस मामले में जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसमें आईनी और कानूनी मसाइल हैं। देखिए बात ये है कि जो कानून, जिस कानून के तहत ये कमीशन बनाया हुकूमत ने, उसका नाम है पाकिस्तान कमीशन ऑफ द इंक्वायरी एक्ट 2017। जी। उसकी सेक्शन 3 में है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है तो उसके लिए कमीशन बनाएगी। अब कहीं पे भी पूरा एक्ट खामोश है कि इसमें आपने जो कमीशन बनाना है उसमें किसी चीफ जस्टिस साहब से कोई मशवरा लेना है या उनको जो है लेना है। ये अच्छा होता अगर ये उनसे मशवरा ले लेते, लेकिन कुछ हुकूमती ज़ोमा की हमने बात सुनी है, वो कहते हैं जी कि हमने इसलिए जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान साहब को ये नहीं लिखा चूंकि इसमें इनका एक इंटरेस्ट था, इनके मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के भी नाम थे ऑडियो लीक के हवाले से, और उनको हम नहीं शामिल करना चाहते थे, किसी तरह भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे, इसलिए जो उनके बाद सीनियर प्यूनी जज हैं उनको हमने बनाया। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2 हाई कोर्ट के, यानी एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, दोनों के चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनको इस कमीशन में शामिल होने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ना था, क्योंकि वो खुद वो अथॉरिटी है। जी। तो ऐसे में जो इतना हाई प्रोफाइल कमीशन बना, तो उसमें ये बात आ जानी चाहिए थी कि कम से कम नोटिस जरूर देना चाहिए था। नोटिस देना चाहिए था। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया पाशा साहब। अहमद महबूब साहब की बात मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर जस्टिस कायद ईसा साहब इसमें बैठ गए हैं तो फिर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी एक ओपिनियन आई हुई होगी, तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। अलबत्ता पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। आरिफ चौधरी साहब, आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ये भी फरमा रहे थे कि आइन में लिखा है कि हमने कानून के तहत हमने हल्फ लिया है, कानून और आइन के मुताबिक मुझे ये जिम्मेदारी संभाली गई। वो तो कह रहे हैं कि अगर मुझे अपने हल्फ का पास ना होता तो शायद मैं भी माजरत कर लेता। अब सब आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं, तो फिर हम जैसे लोग क्या समझें इस सारी डेवलपमेंट? आपको बड़े आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून क्या है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आइन है, और जो ताकतवर है उसका किया हुआ काम कानून है। और तो यानी कमीशन की कार्रवाई भी उसी लाठी, कार्रवाई रोकना भी भैंस और लाठी में आता है। मैं सुन लो ना, मैं वाज़ेह तौर पे बात मैं अर्ज कर देता हूँ। जी बात यह है कि कमीशन बनाने की हद तक मामला नहीं है। बात यह है कि जिस वक्त आपने किसी जज को उसका सरबराह बनाना है तो उसके लिए आपको चीफ जस्टिस से पूछना जरूरी है, और यही वो काम है जिसके लिए बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस की जरूरत है। लेकिन मैं इससे बिल्कुल आगे जाना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये बहस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन गई है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। वो पार्लियामेंट का काम कभी ये नहीं होता कि वो पार्लियामेंट जो है वो बैठ के अदालत को धमकी दे और अदालत को ये कहे कि आप कौन होते हैं ये करने वाले, और अदालत के बारे में जुमले जिस तरह के बोले गए हैं और जितनी गलीज़ जुबान इस्तेमाल की गई है, इस तरह की जुबान हमने कभी इससे पहले सुनी नहीं थी। तो इसलिए अब पार्लियामेंट और दूसरी अदालत जो है, अदालत के बारे में अगर हम ये कहें कि जी अदालत की अपनी हालत ये है कि अदालत के अंदर इस हद तक बिखरेगा, इस हद तक डिवीजन आ चुकी है, और जिसको बाद में अब किसे रहनुमा करे कोई। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, देखिए 2 जज साहबान का जिक्र पाशा साहब फरमा रहे थे, उनके एक जो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा नुकसान किया है अपना भी और लोगों का भी, कि इनके बारे में कोई कह के जनाब सरबराही जो है काजी फायद ईसा करेंगे, और 2 जज साहबान उनमें से एक चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो 2 मुकदमात के सिलसिले में उनकी भी वही पोजीशन है जो इस वक्त
काजी फायद ईसा साहब की है इस मामले में, जो उनका मौकफ है, उनका नुक्ता नजर एक बड़ा वाज़ेह है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तो चलो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। बात इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फसाद बरपा है, यानी कहाँ आइन है, आइन का वो हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है उससे हटकर हम सारी बहस चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट चाहती है और वो जो इख्तिदार में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि जनाब कोई ना इशारा करे इस बात का कि आइन की ये मंशा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आइन की ये मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो माना जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के पास आइन को इंटरप्रेट करने का इख्तियार है। ये सारी चीजें हम इसलिए नहीं करना चाहते। चर साहब एक गुजारिश सुन लें, मैं आप एक गुजारिश सुन लें, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। मुझे नादरीन ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्पेशली आज दर्जन भर पीटीआई के लोगों के पासपोर्ट्स वो कैंसिल हो गए, लेकिन डॉक्टर बाबा रहमान साहब भी बड़े करीबी हैं इमरान खान के, वो बाहर कैसे चले गए? चर साहब मैं आपका नुक्ता नज़र जानूंगा एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था कि आज कोई दर्जन भर लोगों के पासपोर्ट्स कैंसिल हुए, वजाहत भी आ गई कि उन्हें साल तक नोटिस दिया जाता रहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस कर दें। बाबा रहमान साहब कैसे बाहर चले गए? वो बड़े करीबी हैं इमरान खान के। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, इस वक्त कौन करीबी है और कौन किसके साथ क्या हो रहा है, ये तो ऐसा सवाल है कि जो मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा आपको और बाकी जो प्रोग्राम में शामिल लोग हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ये वही रस्म है। अब तो बिल्कुल वो एक कभी किसी जमाने में फोटो स्टेट होती थी, या फोटो स्टेट भी नहीं, उस जमाने में कार्बन कॉपी होती थी। आजकल बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, यानी वो कार्बन कॉपी, यानी जितना प्रोग्राम बनाया जाता है जो माजी में होता था, इसी तरह ग्रुप जो था MQM हकीकी बनती है, इसी तरह लोग छोड़ के जाते हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको एक अर्ज करूं जो मेरा कंसर्न है बतौर आम शहरी के, जिस तरह आमिर साहब ने फरमाया, वो ये है कि ये तो जो आप तहकीक करें, जो तफ्तीश करें, किसी को जाने दें ना जाने दें, गैर कानूनी हरकत करें कानूनी करें, लेकिन मुझे ये जरूर बता दें कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन और वो मजबूर और मकहूर लोग, छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े, उनको आप कम से कम इतना तो रहने दें कि यार लोग दुनिया में, ये तो जंग में भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जब मैं वीडियोस देखता हूं और मुझे बालों से खींचती हुई औरतें और उनकी चीखें सुनाई देती हैं तो मुझे सब कुछ भूल जाता है, मुझे समझ नहीं आती, मुझे बल्कि समझ आती है इस बात की कि पाकिस्तान को हम किस तरह की रियासत के तौर पर चले ये आपने बड़ा सवाल उठा दिया। अगर दूसरी तरफ से कोई हुकूमत के नुमाइंदे हों तो वो कहते हैं कि 9 मई को भी जो हुआ वो भी कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ था। इधर रुकिएगा, अहमद बिलाल महबूब साहब, जिन हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, उसमें एक रियलिटी ये भी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों लोग ये छोड़ रहे हैं। एक अदालत की तरफ से या 2 अदालतों की तरफ से या मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से कुछ तंज भी आया था, रिलीफ लेने लोग गए तो उन्होंने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। अब तो नया तरीका आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। खुसरो बख्तियार साहब ने भी वीडियो बयान जारी कर दिया, अली जैदी साहब ने भी वीडियो बयान जारी कर दिया। उधर से इमरान खान ने आज मीडिया से बात की, लोगों से उन्होंने कहा कि अगर मुझे नाअहल किया गया तो फिर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब मेरी पार्टी को लीड करेंगे। लोग तो अभी भी हैं ना PTI में। फिर जी देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जिस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कमेंट किया था जी कि आप हमारे पास आने की बजाय जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस मुअज़्ज़ज़ अदालत के शायान शान नहीं था ये कमेंट करना। अदालत के पास लोग इस तरह के चुटकुले सुनने तो नहीं आते, अदालत के पास तो लोग आते हैं कि उनके साथ वो इंसाफ करें। अगर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी तो वो खुद कर लेंगे, वो फैसला करेंगे। अदालत को ये मशवरा देने की क्या ज़रूरत है? अदालत को अपना काम करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, माजी में भी हुकूमतें और इस तरह जाने वाली हुकूमतें और सियासी पार्टियां, उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं और उनको बहुत इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा, क़यादत को भी करना पड़ा, टॉप लीडरशिप को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ले लें, बेनज़ीर भुट्टो साहब ले लें,
इसके बाद नवाज शरीफ साहब ले लें, तो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। तो लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़ के नहीं जाते जितनी बड़ी तादाद में अब नजर आ रहा है। इल्ला ये कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जब वो मुल्क छोड़ के चले गए थे तो फिर ठीक है PMLQ बन गई थी और काफ़ी लोग उधर चले गए थे, लेकिन जब तक कायद मुल्क में मौजूद हो, डटा हुआ हो, तो उस वक्त लोगों का छोड़ के जाना, एक तो उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि उनके साथ शायद बहुत ज़बरदस्ती की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये शायद कमज़ोर लोग भी हैं और इनकी अपनी एफिलिएशन कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो ये दोनों बहुत तो आप एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर क्या सोचते हैं, इनका PTI में आना आर्टिफिशियल था या अब इनका निकलना आर्टिफिशियल है, क्या मसनूई है फिर? देखिए, कुछ लोगों के केस में तो आना भी मसनूई था और जाना भी गालबन मसनूई है, लेकिन कुछ केसेस में वो जेन्युइन भी हो सकता है। देखिए, ये बहुत जालिमाना बात होगी कि हम हर एक से तवक्को करें कि वो कई सालों की जेल बर्दाश्त करे, वो इंतहाई C क्लास के अंदर जो आजकल इस मौसम में जो जुल्म है उसको भी बर्दाश्त कर ले। लेकिन यहाँ 11 साल रहे हैं ना लोग, यहाँ 3 साल रहे हैं लोग। 11 साल रहने के बाद वो बरी हुए, उनको अदालतों ने ही बरी किया। हमारे मुल्क में ये प्रेसिडेंट्स हैं। ये दुरुस्त है, लेकिन क्या हम लोगों से यही तवक्को करें कि वो 11 साल रगड़ा खाएं और फिर सियासत पे रहें? ये कितना जालिमाना निज़ाम है। ये एक जमहूरी मुल्क है, महज़ब मुल्क है, यहाँ लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को आज़ादाना फैसला करना चाहिए और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। सही बात की आपने। हसन रज़ा पाशा साहब, इमरान खान ने आज मीडिया से बात की, जो मैंने पहले भी रेज़ किया मामला, कि अगर मुझे नाअहल कर दिया गया तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, मखदूम साहब मुझे रिप्लेस करेंगे, पार्टी की क़यादत वो करेंगे। तो इमरान खान को क्यों नाअहली नज़र आ रही है, वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर इस मरहले पे इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए या PTI पे पाबंदी लगाई जाए। अगर आपने इस मुल्क में जमहूरियत रखनी है, कायम रखनी है, तो इस किस्म की जो एक्शंस हैं उन पे वो नहीं होने चाहिए। और अब ज़ाहिर है जो हालात हैं उनके पार्टी के, जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, और मैं पहले भी ये कहा था कि खान साहब ने 2018 में इलेक्टेबल्स के नाम पे वो लोग जो है अपनी पार्टी में लेकर आए जिनका ना कोई नजरिया था, ना कोई सोच, ना कोई विजन, ना कोई फिक्र थी। उनका सिर्फ एक नजरिया था कि हमने इक़्तिदार में आना है, और वो इक़्तिदार के लिए भागे चले आए। और आप देख लें कि उनकी कैबिनेट के ऑलमोस्ट 60% जो लोग थे वो थे जो परवेज मुशर्रफ की कैबिनेट के लोग थे। तो ऐसे लोगों से आप क्या तवक्को रखते हैं? फवाद चौधरी से क्यों तवक्को आपने वाबस्ता रखी? शेख रशीद आपको क्या देगा? बाकी लोग भी आप नाम ले लें, मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं। वैसे शेख रशीद साहब तो डटे हुए हैं। उन्होंने कल भी एक वीडियो बयान दिया कि मैं असली भी हूँ, नस्ली भी हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। जब तक कोई छोड़ के नहीं जाता मैं तो स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। लेकिन आपने फवाद चौधरी साहब की बात की, आज उन्होंने जो खबरें आई, उनकी भी बात करूंगा। आप देखिएगा कि कब शेख रशीद साहब ने कौन सी अगली पार्टी में अपनी जगह रखी हुई है। छोड़े इस बात को, 16 दफा वजीर रहे हैं, लेकिन इस साथ देख ले कितनी पार्टियां इन्होंने चेंज की। आपने फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात की, आज जो खबरें आई उनका जहांगीर खान तरीन साहब से राब्ता हुआ है, तो ये क्या पक रहा है लाहौर में? ये मैं तो कुछ कह नहीं सकता, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर साहब ही बताएंगे, लेकिन जो हमें समझ आ रही है। जी, मैं तो आपका तजिया मांग रहा हूँ। आप तीनों माशाल्लाह माहिर हैं इन सियासी अमूर में। की जो मौजूदा सूरत हाल है प्राचा साहब, ये सिर्फ ये है कि नजरियाती वर्कर्स नहीं है, कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं है, सोशल मीडिया पे और टीवी पे बैठ के ये वर्कर्स बने हैं, और ये किसी तौर पे भी कमिटमेंट के हवाले से इनको कंसिडर नहीं किया जा सकता कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं। शख्सियत परस्ती की गई है और एक हजूम अपने गिर्द इकट्ठा करके तब्दीली के नाम पे आपने लोगों को मूव किया।
और अब वो तब्दीली जब नहीं नजर आ रही तो लोगों ने ऑब्वियसली वो अब एफिडेविट दे कि जी हमारा पीटीआई के साथ कोई तल्लक नहीं है, वो छोड़ते जा रहे हैं और किसी और जगह पे उन्होंने अपना ठिकाना बना लेना है। बात सिर्फ ये है कि ये आरफ चौधरी साहब बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, ये इस बात को सेकंड करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक वक्त था कि नजरियाती ट्रेनिंग होती थी, स्टडी सर्कल्स हुआ करते थे, पढ़ाया जाता था, तारीख पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक 2-4 जलसे और उसमें हड़बोंग मच गई और ये पॉलिटिकल वर्कर हो गए? ये ऐसी बात नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि ये वैसे तो पाशा साहब ये ट्रेनिंग, आपने बड़ा अहम ट्रेनिंग का सवाल उठाया और मुझे याद आ रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर वो अल्फाज जो उन्होंने उस वक्त के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब को एड्रेस करते हुए कहे थे कि इन लोगों की तरबियत भी हमने करनी है। बाकी भी जो वैसे उन्होंने बातें की थी नैब में इमरान खान के पेश होने की, कि हम देखेंगे वो जब पेश होते हैं, सारी बातें तो बहरहाल दुरुस्त नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, आपने वक्त दिया। जनाब आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।